नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे कुछ करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की, राजनीतिक बातों की। हमारे साथ राजनीति के विशेषज्ञ हमारे ओंकार चौधरी जी साथ में हैं। आपका स्वागत है नमस्कार। ओंकार जी। और आइए आरंभ करने से पूर्व सभी को याद दिला दें कि हमारा 25, 26, 27 अक्टूबर का जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ है, उसके रजिस्ट्रेशन तो खुले ही हैं, साथ में अब जो सेशंस हैं उनकी स्पॉन्सरशिप्स भी खुल गई हैं। तो आप लोग कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके और वहाँ क्लिक करके जो भी लोग सेशंस स्पॉन्सर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो बड़ी उथल पुथल हो रही है, बड़ी। अभी तो 2 स्थानों पर इलेक्शंस भी हैं, उसकी बात तो करेंगे ही। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जो तलवारें खिंची हुई हैं वो बड़ी जबरदस्त है साहब। अखिलेश बाबू तो पूरी तरह से बौरा गए दिखते हैं। ये अखिलेश बाबू का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या प्रभाव होगा पूरे हिंदू जनमानस पे? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश यादव चर्चाओं के बीच में आने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम और आप जानते हैं संजय जी के योगी आदित्यनाथ ही चर्चा में रहे हैं, या अपराधी जिनके या तो वो चौराहे पे इलाज वाला जो उपक्रम होता है उसकी वजह से, या कुछ दूसरे कारणों की वजह से जो बुलडोजर बाबा जगह-जगह अपना काम करते हैं। अखिलेश यादव इस मायने में तो चर्चा में थे, और वो कोई शुभ बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए चर्चा में नहीं थे। मोईद खान की वजह से चर्चा में थे, नायब सिंह यादव की वजह से चर्चा में थे, या मंगेश यादव की वजह से चर्चा में थे। और मंगेश यादव वाले या अब मामले अब में अब भदोही वाला जो है एक और उनका एमएलए आ गया है, जी हाँ, जी हाँ। जाहिद उनके जाहिद। यहाँ उनके उनके यहाँ भी एक युवती का शव मिला। तो इन वजहों से, गलत कारणों से चर्चा में थे। अब जो बदनामी मिल रही है, जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह का परसेप्शन बन रहा है, ये 10 सीटों के उपचुनाव से ठीक पहले उनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, और इंडी अलायंस के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। सवाल भी खड़े हो रहे हैं उनकी नीयत पर, उनकी कथनी पर, और इनके एक्ट पर। इनके किनके? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा तो देते हैं, लेकिन चाहे नायब सिंह यादव की बात हो, चाहे मोहिद खान की बात हो, या एमएलए की बात हो, इनके मामलों पर उनकी जबान नहीं खुलती है, बयान भी जारी नहीं करते हैं। मौके पर पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इनका जो दोहरा मानदंड रहता है, उसको लेकर के भी, और इस बीच तो केवल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से ही सवाल नहीं पूछे गए हैं कोलकाता रेप और मर्डर कांड को लेकर के, कि आप हाथरस तो 100 टेलीविजन कैमरा और पत्रकारों और 5,000 की भीड़ के साथ हाथरस की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कलकत्ता की तरफ आप जाते नहीं हैं। आप मणिपुर की बात तो करते हैं, लेकिन कलकत्ता की बात आप नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अब लोगों की समझ में आ रही हैं कि सेलेक्टिव तरीके से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ मठाधीश हैं कि नहीं हैं, और मठाधीश रहे भी हैं तो किस तरह के रहे हैं। और गोरखपुर धाम में केवल एक हिंदू बिरादरी के लोग तो पहुंचते नहीं थे। अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी दिक्कतों को लेकर के वहाँ तो सभी समुदायों के लोग जाते थे। और जो लोग गोरखपुर गए हैं, जो उनके मठ में गए हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जिस तरीके से अब जो पहले जनता दरबार कहलाता था, अब योगी आदित्यनाथ ने उसकी परिभाषा ही बदल दी है पूरी तरीके से। जो मिलने के लिए उनसे आते हैं वो तो चेयर पर बैठे रहते हैं, और उन चेयर पर बैठने वालों में हर समुदाय के
लोग जो हैं वो हमें दिखाई दे जाते हैं, महिलाएँ भी दिखाई दे जाती हैं। उनकी वेशभूषा से आप उनकी पहचान भी कर सकते हैं कि ये किस समुदाय से हैं। एक-एक के पास जाकर के योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उनकी एप्लीकेशन लेते हैं, आवेदन पत्र लेते हैं, शिकायतें लेते हैं, अफ़सरों को थमाते हैं, इसका समाधान करिए। ये एक तरीके से संस्कृति ही बदल दी है उन्होंने। खुद खड़े रहेंगे, बाकी लोगों को बैठाएँगे, उनके लिए पानी की, चाय की व्यवस्था करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, कोई निराश होकर के जाता नहीं है। ये चीज़ें कहाँ होती थी साहब? 5 साल तो ये भी 2012 से 2017 के बीच में चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उससे पहले मायावती भी रही हैं। इनको मौके मिलते रहे हैं जनसेवा के, लेकिन जनसेवा के बजाय दूसरे कारणों से ये लोग चर्चित रहते थे। दंगों के लिए चर्चित रहते थे, माफियाओं को संरक्षण देने को लेकर के चर्चित रहते थे। जो बदमाशी होती थी, जो लड़कियों से छेड़छाड़ होती थी, लड़कियों को उठा लिया जाता था, उसको लेकर के चर्चा में रहते थे। आज की तारीख में तो योगी आदित्यनाथ की अगर कीर्ति पताका फहर रही है और यूपी की सरहदों के बाहर चली गई है, तो इसकी वजह से कि उनका जो कामकाज करने का, जो प्रशासन का उनका तरीका है, जो फैसले लेने का उनका जज़्बा है, उसकी वजह से वो पूरे देश में लोकप्रिय हो रहे हैं। इनको लगता है कि साहब अगर योगी आदित्यनाथ इसी तरीके से मतलब लोकप्रियता के मामले में आगे बढ़ते रहे, तो फिर उनको कौन पूछेगा? वो तो अपने आप को एक्चुअल में अ, अगला मुख्यमंत्री मान करके चलते हैं ना, तो अगला हुँ। मुख्यमंत्री तो आप बनेंगे ना जब आप योगी जी की छवि को थोड़ा बहुत दागदार करेंगे और अपनी छवि को चमकाएँगे, तो छवि तो चमक नहीं रही है इनकी। इनकी दागदार हुए जा रही है और योगी योगी जी की चमक रही है। इसलिए अब मठाधीश बता कर के उनको और माफिया से भी ज़्यादा खतरनाक बता कर के अपना फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रहे हैं, यही कह सकते हैं संजय जी। लेकिन मठाधीश तो हज़ारों की संख्या में, तो उन्होंने तो सारे मठाधीशों को लपेट लिया। जी हाँ, एक्चुअल में क्या है कि जो एक ग्रंथि काम करती है, हिंदू विरोध की और मठ किसी एक और बात ऐड करूँ इसी में ऐड करूँ कि आपका जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, उसने इसी बिंदु पर रैलीज़ इत्यादि और प्रदर्शन इत्यादि आरंभ कर दिए, पूरे उत्तर प्रदेश में। बैठे-बिठाए इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट्स थीं, उनको भी एक्टिवेट कर दिया, उनको एक मुद्दा दे दिया। एक प्रकरण हुआ है ना अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गणपति पूजन के लिए गए। आप देखो पूरे गैंग में किस तरीके से आग लगी हुई है और कहाँ-कहाँ से धुआँ निकल रहा है और किस-किस तरीके से निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो छेड़छाड़ से पीछे नहीं रहते हैं ना। और वो महाराष्ट्र वाली टोपी लगा ली उन्होंने क्योंकि जानते थे कि चंद्रचूड़ फैमिली मुंबई को बिलॉन्ग करती है, महाराष्ट्र को बिलॉन्ग करती है। उनको ये भी पता था कि ये प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और पूजा पाठी हैं। अब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए तो उनकी पत्नी जो है वो घंटी बजाते हुए दिखाई दे रही है। सीजेआई जो है हाथ जोड़े हुए प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो पूरे गैंग को आग लगी हुई है। इनको ये मंज़ूर नहीं है कि प्रधानमंत्री और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक साथ खड़े होकर के पूजा पाठ करते हुए दिखाई दें। इनके इनका जो एजेंडा है, इनका जो प्रोपेगेंडा है, ये उसके खिलाफ जाता है। और जब इनको याद दिलाया जाता है कि मनमोहन सिंह के समय तब के सीजेआई भी तो इफ्तार पार्टी में गए थे या 2023 में ही यही सीजेआई 25 दिसंबर को अरे भाई ईसाइयों का सबसे बड़ा जो है एक जो त्योहार होता है वहाँ पर जाकर के गाना गा रहे थे। तब आपको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पूजा पाठ से आपको परेशानी है। तो ये जो मठ वाली बात करना, मठाधीश वाली बात करना, ये एक्चुअल में इस तरह के बयान ये देते ही इसलिए हैं कि इनका जो वोट बैंक है, उसको ये समय-समय पर
संतुष्ट करते रहें, बताते रहें कि साहब हम तो देखो इस बहाने ही सही हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहो। ये मानसिकता इनको कहीं लेकर के पहुँच नहीं सकती है। पिछली बार भी तमाम गठबंधन के बावजूद कितनी सीटें आई थी साहब समाजवादी पार्टी की? 111। 47 से बढ़कर के 111 हुई थी और गठबंधन सहयोगियों का भी मिला लें तो 125। तो आप ऐसी स्थितियों, परिस्थितियों में इस तरह की राजनीति करके आप एक इस देश की जो आत्मा है, उस पर प्रहार करके आप कहीं नहीं पहुँच सकते, किसी पद तक नहीं पहुँच सकते। और ये जो अभी हाल की 3 घटनाएँ हुई हैं साहब, एक तो शिमला के पास संजौली में, जिस तरीके से हिंदू भूल गए वो कौन बनिया है, कौन ब्राह्मण है, कौन अनुसूचित जाति का है, कौन ओबीसी है, कौन क्या है, वो सब एकजुट होकर के सड़कों पर उतर आए। उन्होंने परवाह नहीं की, बैरिकेड तोड़ दिए, उन्होंने परवाह नहीं की, 163 लगी हुई थी, उन्होंने डंडे की परवाह नहीं की, उन्होंने पानी की बौछारों की परवाह नहीं की और उसमें सब थे। उसमें नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएँ भी थी और महिलाएँ हर उम्र की थी। ये संजौली वाली घटना जो है, इसने कांग्रेस की भी नींद हराम की है और ये जो इंडी अलायंस के सारे घटक दल हैं, उनकी भी नींद हराम कर दी है। क्योंकि इससे एक इंडिकेशन चला गया है कि जो कुछ बांग्लादेश में अभी हाल में घटा है, जिस तरह की क्रूरता, बर्बरता और जिस तरह की नाइंसाफ़ी वहाँ पर उच्च पदों पर बैठे हुए हिंदू महिला और पुरुषों से जबरन इस्तीफे लिखवाए गए हैं, जिस तरीके से उनके घरों में जाकर के बहन-बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनकी अस्मत से खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह उनकी हत्याएँ हुई हैं, उसका कहीं न कहीं यहाँ असर दिखाई दे रहा है। संजय जी, मैं एक बात और कहता हूँ, हो सकता है आप और बहुत सारे मित्र मेरी इस बात से सहमत ना हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अगर इस चुनाव में 240 पर थम गए हैं, कहीं न कहीं हिंदू कम्युनिटी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उस गलती का एहसास होने की वजह से ही अब उनके रिएक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे संजौली हो, चाहे मंडी हो, चाहे सूरत हो। सूरत में सैयदपुरा में गणेश पंडाल पर जिस तरीके से स्टोन पेंटिंग हुई और उसके आधे घंटे के भीतर हजारों की भीड़ हिंदुओं की जिस तरीके से सड़कों पर उतरी, तुरंत बाद आधे पौने घंटे के भीतर, और गृह राज्य मंत्री को वहां पर मौके पर जाना पड़ा। 2 घटनाओं का और उल्लेख करना चाहूंगा मैं। सिलीगुड़ी में फरवरी में त्रिपुरा से एक शेर और शेरनी को लाया गया था। शेर का नाम अकबर था, अकबर रख दिया गया और शेरनी का नाम सीता रख दिया गया। वहां पर हिंदू जागरण मंच के बैनर के नीचे लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म का सीधा अपमान है, डेलिबरेटली ये अपमान किया जा रहा है। वो चीजें चेंज करनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी। और अभी बांग्लादेश में जब ये क्रूरता और बर्बरता हो रही थी तो उसी सिलीगुड़ी में फिर लोग उसी जागरण मंच के, हिंदू जागरण मंच के बैनर के नीचे सड़कों पर उतर उतर कर दिखाई दिए। फिर बंगाल में भी दूसरी जगहों पर और भारत में भी दूसरी जगहों पर वो सब चीजें हुई हैं। ये जो नए सिरे से हमें एकजुटता और एक जागरण दिखाई दे रहा है, हिंदुओं में जो एकजुटता दिखाई दे रही है, ये जो आरक्षण का झुनझुना, संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, आरक्षण वापस ले लेंगे, ये जो शिगुफा छोड़ा था इन्होंने, उसकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आप हर स्तर पर देख रहे हैं कि इनमें एक घबराहट है, परेशानी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बयान दे रहे हैं कि साहब या तो मंडी मस्जिद वाले खुद अपना वो हटा लें, नहीं तो हम हटा देंगे। और इसी तरह की बातें अब संजौली प्रकरण में भी आ रही है। ये पर्दे के पीछे से एक सक्रियता कांग्रेस की और सरकार के प्रतिनिधियों की थी, जिसकी वजह से संजौली मस्जिद कमेटी के लोग भी और मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के लोग भी एक एप्लीकेशन लेकर के
नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री के पास पहुंचे कि साहब जो भी आपको अवैध दिखाई दे रहा है उसको सील कर दीजिए या आप हमें कहिए हम गिरा देते हैं। अरे भाई पूरी मस्जिद ही अवैध है। ये तो सरकार ने मान लिया, उसके मंत्री ने मान लिया, अनिरुद्ध सिंह ने, कि ये तो, और आरटीआई में आ गया, जो कमल गौतम ने आरटीआई लगाई थी उसमें स्पष्ट हो गया ये सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पूरी मस्जिद बनाई गई है। तो अब तो वहां के लोग ये कह रहे हैं कि पूरी को ही हटाइए यहाँ से, बड़ी गुंडागर्दी हो रही है, लव जिहाद शुरू हो गया है, चोरी चकारी शुरू हो गई है, आती जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पूरा माहौल खराब हो रहा है। और शुक्रवार को तो जिस दिन नमाज वगैरह का होता है उस दिन तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है यहाँ का। तो मुझे लगता ये है कि जो मैं आपको शो शुरू होने से पहले कह रहा था कि साहब जो ये 2 राज्यों के अभी चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र का होगा और फिर अंततः दिल्ली में भी होना है। इन 5 राज्यों के चुनाव में भी ये जो नए सिरे से हमें हिंदुओं की एकजुटता दिखाई दे रही है, जागरूकता दिखाई दे रही है, और कहीं न कहीं कोई एक प्रायश्चित का पुट भी कहीं है अंतर्मन में कि साहब कुछ कमी रह गई, कुछ गलती रह गई कि 32 सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी रुक गई और इन लोगों को संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी नृत्य करने का मौका मिल गया, भोंडा नृत्य करने का मौका मिल गया। तो वो शायद इस प्रायश्चित में भी फिर से एकजुट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या कहेंगे आप कि अभी जो ये राहुल गांधी जो है वो यूएस गए थे, तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो अनायास ही भारतीय जनता पार्टी को पकड़ा दिए हैं। एक तो आरक्षण का मुद्दा पकड़ा दिया उन्होंने, दूसरा चीन की तारीफ कर आया है वो, तीसरा वो जो देश विरोधी लोग हैं उनके साथ में उनकी पूरी सारी फोटो इत्यादि भी आ गई। उसके बाद फिर अभी लेटेस्ट जो है वो भारतीय पत्रकार की अ, उसके साथ में ज़बरदस्ती करके छीना झपटी मारपीट करके और उससे उसका वीडियो डिलीट करने वाला ये भी प्रकरण आ गया। तो इनका क्या आपको कोई तात्कालिक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है? और वो सिख वाली बात भी आ गई और जो उसके कह रहे हैं कि तुमको पगड़ी नहीं पहनने दी जाती है वगैरह वगैरह। तो इन सारे मामलों पे कांग्रेस को डिफेंसिव पे जाना पड़ा है और कांग्रेस को डिफेंसिव पे जाने के साथ-साथ उनके इंडी अलायंस वाले जो लोग हैं, वो भी माथा पीट रहे हैं कि भाई क्या बंदा है, ये बगैर मतलब जो है उड़ता तीर लेता है। संजय जी, सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने जो खुलासे किए थे कि लंदन में जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के साथ इनकी एक गुप्त मीटिंग हुई थी और उसके बाद ही ये बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटा गया। राहुल गांधी तो अब उसकी पुष्टि ही कर रहे हैं एक तरीके से बिना कहे कि ये अ, भारत विरोधी जितनी भी ताकतें हैं उनसे अगर ऑन कैमरा मिल रहे हैं, इल्हान उमर के साथ आप मिल रहे हैं और भले ही अब आप सफाई दे रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल में वो भी थी, उनसे भी मिले हैं, मिले ही क्यों हैं? आपको पता नहीं है कि इल्हान उमर की भूमिका क्या रही है और किन वजहों से अमेरिकी सरकार ने भी उनको पदच्युत किया और वो पाकिस्तान सरकार के खर्चे पर पीओके गई थी। भारत विरोधी अभियान में इस कदर संलिप्त रही हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ संबोधन होने वाला था दोनों सदनों में, तो इल्हान उमर को उस प्रोग्राम से ही अलग रखा गया था, जानबूझ करके रखा गया था, एहतियातन रखा गया था। ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद आपके जिस तरीके के वहाँ के दौरे रहे हैं, जिस तरह के वक्तव्य रहे हैं और राहुल गांधी बार-बार ये बात शो करते हैं, साबित करते हैं साहब कि उनको मुद्दों की बिल्कुल समझ नहीं है और जो भी उनको पर्ची पर लिख कर के पॉइंट्स पकड़ा दिए जाते हैं, उन पर वो बस बॉल भर देते हैं। इसके अलावा उनको चीज़ों की समझ नहीं है। अब आप देखिए, रोहित शर्मा की आप चर्चा कर रहे थे, जो इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, जो इंटरव्यू कर रहे थे सैम पेट्रोडा का इनके पहुँचने से पहले और 3 सवालों के ठीक-ठाक जवाब दे दिए थे सैम पेट्रोडा ने। चौथा सवाल उनसे पूछ लिया गया था कि साहब बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं,
क्या राहुल गांधी के दौरे के समय वो भी आप उठाएंगे या पूछने की इजाजत देंगे मीडिया को? और उस पर वहां बैठे हुए कांग्रेसियों ने जिस तरीके से रोहित के साथ बदतमीजी की है, जिस तरीके से उनका फोन छीना गया है, फोन में से अ, उनके वहां से इंटरव्यू हटाया गया, फिर जो वो अ, बिन में चला जाता है, इरेज फोल्डर में चला जाता है, वहां से भी हटाया गया। उसको 2 दिन तक तो फोन ही नहीं लौटाया गया। तरह तरह की प्रताड़नाएं हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस घटना का उल्लेख किया है जम्मू कश्मीर की अपनी रैली में, और ये कहा है कि ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर प्रहार है और इनके मुंह से अब संविधान की बातें या डेमोक्रेसी की बातें तो बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। अब जिस तरीके का इनका आरक्षण को लेकर के हालांकि लीपापोती करने की कोशिश की गई है, बाद में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे वक्तव्य को गलत तरीके से लिया गया। अरे भाई, कौन गलत तरीके से गलत लेगा? क्या तरीके से? और रिकॉर्ड पे है, आप सामने दिख रहा है, वीडियो हाँ, चल रहा है। गलत तरीका क्या होता है? आपने कहा है, इसीलिए तो चला है। और जितने प्रकरण, अब वो जो सरदार जी बैठे हुए थे, जिनकी पगड़ी को लेकर के उन्होंने वो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिसके बाद भारत में भी हंगामा और विदेशों में भी हंगामा और लोगों ने सवाल खड़े किए, और पन्नू ने इनका समर्थन कर दिया कि जी 1947 के बाद यही तो हो रहा है हिंदुस्तान में। यानी जो पन्नू का एजेंडा है खालिस्तान का, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका गए थे, या जो भारत विरोधी ताकतें हैं, आप उनको बूस्ट करने के लिए, उनको प्राणवायु देने के लिए गए थे? इनको भी और कांग्रेस पार्टी को भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप जो मोदी की नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं, पूरी तरीके से नफरत की ही दुकान है, नफरत का ही सामान बेच रहे हैं, और इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं ये हरकतें करते हुए, आपको पता ही नहीं रहता कि कब आप देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। आपको इतनी समझ ही नहीं है। तो इनके दौरे ने इनको भी, इंडी अलायंस को भी शर्मसार किया है, इनको नुकसान पहुंचाया है। इनकी थोड़ी बहुत अगर क्रेडिबिलिटी, अगर इनको गलतफहमी थी कि 99 सीट आने पर इनकी कुछ क्रेडिबिलिटी बन रही है और आगे के लिए संभावना के द्वार खुल रहे हैं, या अगर जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने कहा है अपने ट्वीट्स वगैरह में और अपने वीडियोस में, अगर ये कोई एजेंडा लेकर के वहां पर गए थे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हमने ये सब करा दिया, बीएनपी के साथ मिल करके, उसके नेताओं के साथ, जमात के साथ, डीप स्टेट के साथ मिल करके, अगर कोई वैसा एजेंडा इनके दिमाग में घूम रहा था, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूंकि सितंबर के दूसरे पखवाड़े में जाना ही है, वहां पर क्वाड की बैठक होनी है और कुछ दूसरे मुद्दों पर उनके सेशन हैं यूएन में, उसके लिए जाना है, तो उससे पहले रायता बिखेरने के लिए गए थे। ये बताने के लिए गए थे कि जो मोदी जी अब अमेरिका की यात्रा पर आने वाले हैं, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत में देखो क्या-क्या गड़बड़ियाँ चल रही हैं, लोकतंत्र विरोधी क्या-क्या काम हो रहे हैं। तो भी आप पूरी तरीके से ना केवल विफल रहे हैं, बल्कि एक्सपोज़ हो गए हैं। आपने अपनी पार्टी को ही एक तरीके से शर्मसार किया है और नुकसान पहुँचाया। ये जो आपने कहा कि इन्होंने अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को भी असहज किया है, तो सबसे अधिक असहज तो मेरे विचार से अखिलेश जी हुए होंगे। जिस प्रकार से वो जो आरक्षण वाला जो मामला है उसको मायावती ने भी पिकअप कर लिया और मायावती ने उस पर बड़ा लंबा चौड़ा वक्तव्य दे दिया, तो ये तो बुरी तरह से फंस गए हैं। इसका उत्तर अभी तक इन्होंने दिया नहीं है अखिलेश बाबू ने। यानी बकवास तो की राहुल गांधी ने और इसका खामियाजा भुगतेंगे अखिलेश। जब सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, बजट सेशन चल रहा था जब, तो अग्रिम पंक्ति में बैठ कर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने, और ओपनिंग सेशन में भी जिसमें शपथ वगैरह लेनी थी, उसमें भी जिस तरीके से साहब राहुल गांधी ने डोमिनेट करने की कोशिश की थी अपोजिशन की सारी पार्टियों और उसके मेंबर्स को,
ये कितने दिन तक अपोजिशन की सारी पार्टियां बर्दाश्त करेंगी और इनको लीडर बनने देंगी, अपना लीडर बनने देंगी? इस पर मैंने पहले भी टिप्पणी की थी संजय जी, अपने प्रोग्राम में भी की थी और संभवतः आपके पास भी आकर के की थी कि ये चीजें बहुत देर तक चलने वाली नहीं है। और चूंकि मुद्दों की बिल्कुल समझ नहीं है, और अगर आपने बचकानेपन में, नासमझी में कहीं कुछ बोल दिया ऐसे ही, जो बोलने की आदत है इनकी, वो उसके क्या-क्या अर्थ निकाले जाते हैं, उसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं और कितनी दूर तक और देर तक उनका असर होता है, इसकी समझ इनको बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं, तो पूरे देश ने देखा है, सदन की कार्रवाई के दौरान अखिलेश यादव जिस तरीके से, मैं तो कहूँगा कि ये भी अखिलेश यादव की नासमझी और बेवकूफ़ी ही है कि वो इनके बगल में बैठ रहे हैं और साथ में वो फैजाबाद से आए, जिनको ये अयोध्या का सांसद कह कर के प्रचारित करते हैं। अयोध्या का सांसद नहीं, अयोध्या के राजा। हाँ, तो उनको भी बैठा ले रहे हैं। ये इनको बहुत महँगा पड़ने वाला है। ये मुलायम सिंह यादव से कुछ अगर सीख ले लेते अपने पिताजी से, जिन्होंने प्लेट में रख कर के 2012 में इनको सीएम पद की कुर्सी दे दी थी, तो मेरे विचार से ऐसी गलती नहीं करते जो ये कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के बराबर में बैठते हैं और राहुल गांधी की जो हरकतें हैं, कुल मिलाकर के वहाँ अग्रिम पंक्ति में बैठ कर के, बैठते ऐसे हैं जैसे अपने घर के सोफे पर बैठे हों और टेलीविज़न चैनल देख रहे हों या कोई मज़ाहिया प्रोग्राम देख रहे हों। हाथ जो है वो दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कंधे के ऊपर ले जाते हैं, पैर पर पैर रख कर के बैठते हैं। पार्लियामेंट में आने का, बैठने का, बोलने का एक तरीका होता है। संसद की अपनी एक गरिमा होती है, आसंदी की अपनी एक गरिमा होती है, स्पीकर की और सभापति की अपनी एक गरिमा होती है। सदनों को चलाने के कुछ नियम, उपनियम हैं, बहुत समृद्धशाली परंपराएं हैं। उन सब का जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दोनों ही सदनों में मान-मर्दन कर रही है और जिस तरह का एटीट्यूड राहुल गांधी का है, उसमें ये पॉलिटिकल पार्टियां जो इनके साथ खड़ी हैं, अपने-अपने स्वार्थों की वजह से खड़ी हैं। और ये सब क्यों इकट्ठा आए थे, ये भी हम सबको पता है। इनमें से अधिकांश जो हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों के जांच में फंसे हुए हैं। सबको अपनी खाल बचानी थी, सबको अपनी ज़मीन भी बचानी थी। और ये एक्ट ऐसा है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी सरकार कर रही है, आप चाहे जितनी बदनाम कर लीजिए उनको, उनकी नीयत पर प्रश्न खड़े कर लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली तो कोर्ट्स को तय करना होता है कि जिनको उनके कटघरे में पेश किया जा रहा है आरोप लगा करके, उन पर मामले बनते हैं कि नहीं बनते हैं। प्राइमा फेसी वो देख लेते हैं, अगर बन रहा है तो कस्टडी में भेज देते हैं, पूछताछ कर लीजिए साहब, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लीजिए। उसके बाद भी अदालतें जब संतुष्ट हो जाती हैं तो ही न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेजती हैं। तो भेजती है जेल अदालतें, बदनाम किया जाता है सरकार को या प्रधानमंत्री को। ये सारे के सारे इकट्ठा ही इसलिए हुए थे कि किसी तरीके से खाल बचे, जान बचे। लेकिन जो मिथ्या प्रचार किया गया, दुष्प्रचार किया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, संविधान बदल देंगे, 400 सीटें आ गई तो ये तो आरक्षण छीन लेंगे, और वो खटाखट 8,500 हर महीने की पहली तारीख को, इसके चक्कर में ये इनकी कुछ सीटें बढ़ गई, सहयोगी दलों की भी बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी की कम रह गई। लेकिन जो मूल प्रश्न आपने किया था अखिलेश यादव वाला, अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो वो जो 29 सीटें उत्तर प्रदेश में घटी हैं, उसकी वजह से नहीं मिला है। अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि वो अगर 5 से 37 सीटों पर आए हैं, तो इसकी वजह भी यही है, ये जो आरक्षण का मुद्दा था, ये जो संविधान वाला मामला था, इसकी वजह से ही ये हिंदुओं को बाँट करके 37 तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं।
और अगर उसी पर चोट होगी, उसी पर एक्सपोज होंगे ये लोग, इंडिया अलायंस के घटक दल। राहुल गांधी तो हो गए, लेकिन इन पर भी आँच आएगी, इसका तो उनको इतनी समझ तो है अखिलेश यादव को, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये कितने लंबे समय तक और कितनी दूर तक और देर तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। प्रेशर अखिलेश यादव पर है, कई तरह का है। जी, थोड़ा हरियाणा के चुनाव की बात कर लेते हैं, इन्हीं सब बातों के साथ-साथ। तो हरियाणा का चुनाव जो है वो घोषणा होने के पहले तो लगभग सभी लोग एकमत थे कि भई ये तो एक तरफ़ा चुनाव है और कांग्रेस जो है वो आराम से 55-60 सीटें जीतेगी और बीजेपी जो है वो 20-25 तक सिमट जाएगी। अब जैसे-जैसे चुनाव जो है वो गरम हुआ है, जैसे-जैसे चुनाव चढ़ा है, वैसे-वैसे स्थितियों में कुछ हल्का-फुल्का परिवर्तन तो निश्चित हुआ होगा, क्योंकि आप हरियाणा को बहुत निकट से जानते हैं और निकट से समझते हैं। तो मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि अब ये हरियाणा का चुनाव जो है वो किस स्थिति में खड़ा है? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा से पहले, चुनाव की घोषणा के समय भी मेरा भी यही मत था कि हरियाणा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और दोहरी एंटी इनकम्बेंसी मैं मानता हूँ, एक राज्य की होती है और केंद्र की भी होती है। लेकिन उसमें मैंने ये भी कहा था अपने प्रोग्राम में भी, आपके प्रोग्राम में भी, कि साहब ये भी एक 2 बार को छोड़ दें। अगर 87 में देवीलाल बने थे, तब केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और फिर एक बार बंसीलाल बने थे, तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अ, उन 2 को छोड़ दें तो अधिकांशतः हरियाणा उसी के साथ जाता है जिसकी केंद्र में सरकार होती है। हुँ। और आज तो कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। वो तो कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं में भी एक विश्वास पैदा करने के लिए, मतदाताओं को भी दिलासा देने के लिए कि सरकार हमारी ही बन रही है। तो हुँ। एक रणनीति होती है टॉप लीडरशिप की कि वो इसी तरह की बातें कहें। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा, कुछ घटनाएँ ऐसी घटी हैं और कुछ रियलाइज़ेशन कुछ ऐसे हो रहे हैं मतदाताओं में कि साहब कुछ गड़बड़ हो गई। मोदी जी को 240 पर नहीं रुकना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को 240 पर नहीं रुकना चाहिए था और उसके बाद से जो तांडव देख रहे हैं, जिस तरह की मैं तो कहूँगा कि बदतमीज़ियाँ देख रहे हैं सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, उसको लेकर के पब्लिक जो है वो थोड़ी-सी हताश, निराश है और कहीं न कहीं एक प्रायश्चित का भाव देखने को मिल रहा है। सूरत की घटना, संजौली की घटना, मंडी की घटना, ये सब ये बताती है कि साहब एकजुटता फिर से आ रही है, सजगता आ रही है। ये जो जाति-पाति का ज़हर बोया गया था, बाँटने की जो कोशिश की गई थी, उससे लोग अब ऊपर उबर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि बँटने का मतलब वही होगा जो योगी जी ने कहा था कि बँटोगे तो कटोगे। तो अगर ये सब चीज़ें कहीं चल रही हैं संजय जी, मैंने अगर शब्द लगाया है, सोच समझ करके लगाया है, कि अगर ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमें हरियाणा में दिखाई देगा। और अगर ये चीज़ें चली हरियाणा में, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत क्लोज़ फाइट होने वाली है। मैं अभी भी ये मान कर के चल रहा हूँ कि कांग्रेस का ही अपर हैंड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसी स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, जैसी स्थिति में हमने 2014 में कांग्रेस की स्थिति देखी थी। 15-17 पर सिमट गई थी वो, संभवतः 15 पर सिमट गई थी। 2019 में फिर भी उसको 30-31 सीटें आ गई थी।
पर भारतीय जनता पार्टी की वैसी स्थिति नहीं होने वाली है और जो अब रैलियों का क्रम शुरू हुआ है प्रधानमंत्री का, ये आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में टिकटों को लेकर के जिस तरह की मारामारी रही है साहब, जी, 10 साल जी। की सत्ता के बाद भी 10 साल की सत्ता के बाद भी लोग टिकट ना मिलने पर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। रामविलास शर्मा ने तो जाकर के नॉमिनेशन दाखिल कर दिया था, उनको बड़ी मुश्किल से मनाया गया। सीनियर मोस्ट हैं वो वहाँ के और 2014 में तो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से रामविलास शर्मा का नाम भी था। रामविलास शर्मा का नाम था, कैप्टन अभिमन्यु का नाम था, 3-4 नाम जो है उस समय चल रहे थे। खट्टर साहब का तो नाम भी नहीं था। तो ऐसे नेताओं के भी टिकट काटने पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो वो सारी सिचुएशंस ये बताती हैं कि जो वहाँ ज़मीन पर काम कर रहे हैं और जो टिकटार्थी थे जिनको उम्मीद थी कि इस बार हमें टिकट ऑन कैमरा और बहुत सारे लोगों ने तो इतने नाराज़ हो गए कि पार्टी छोड़ दी। तो ये शो करता है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन पर स्थिति इतनी खराब नहीं है, जितनी कि मीडिया में मानी जा रही थी। अच्छा, ये जो कांग्रेस में चल रहा था झगड़ा वर्चस्व का, तो वो तो कोई बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि कोई झगड़ा ही नहीं रहा। मतलब भूपेंद्र हुड्डा तो बिल्कुल सर्वस्व टोटल वर्चस्व है उनका। वो तो राहुल गांधी की भी नहीं सुन रहे हैं। वो तो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे टिकट बांट रहे हैं। शैलजा को तो 2-4 टिकट देके टिका दिया, उन्होंने खत्म कर दिया। शैलजा को टिकट भी नहीं दिया। देखिए, अगर हम जो ज़मीनी हकीकत है, वो बताएँ और साफ मन से बताएँ, बिना किसी लाग लपेट के बताएँ, तो शैलजा का कुछ ख़ास हरियाणा में एज़ सच वैसा है भी नहीं। हुड्डा के पीछे तो अ, कम से कम ये माना जाता है कि 20-22 सीट तो ऐसी हैं, जहाँ जाट ही निर्णायक होते हैं और कुल मिलाकर के तो 40-42 44 तक सीटें चली जाती हैं, जहाँ पर जाटों के वोट हैं, निर्णायक हो या ना हो, पर वो एक फैक्टर वहाँ रहते हैं। पर 20 से 24 सीटें तो ऐसी हैं हरियाणा में, जहाँ जाट फैक्टर जो है वो निर्णायक रहता है। तो ऐसे में जो ये विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये सब जो पूरा एक खेल चला लंबे समय तक और गोल्ड मेडल या मेडल जीती भी नहीं तो भी हवाई अड्डे से और बलाली गांव तक जिस तरीके से उनके जुलूस निकाले गए और हवाई अड्डे से ही दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया एक तरीके से, ये सब क्या था? ये सब ये था कि जाट वोटों को किसी तरीके से एकजुट किया जाए, ध्रुवीकृत किया जाए और उसी रणनीति के तहत फिर रोहतक के नांदल भवन में अ, खाप की एक संयुक्त पंचायत बुलाई गई। वहाँ विनेश फोगाट को बुला करके गोल्ड मेडल दिया गया संजय जी, गोल्ड मेडल दिया गया कि कोई बात नहीं, ओलंपिक में आपको गोल्ड मेडल नहीं मिला, खापों की तरफ से आप ये गोल्ड मेडल लो। ये क्यों सब कराया गया और कौन करा रहा था ये? ये सब नाटक प्रहसन जो है वो हुड्डा फैमिली ही करा रही थी। फिर इनको वहाँ पर भेजना शंभू बॉर्डर पर, वहाँ भी इनका आदर-सत्कार करना, कृपाण देना, तो ये सारा एक माहौल बनाने का प्रयास था कुल मिलाकर के। अब देखना ये है कि कहीं ये जाट वर्सेस अदर ना हो जाए। वो हो गया तो जो मैं भारतीय जनता पार्टी का कह रहा हूँ कि बहुत टफ फाइट होने वाली है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वो हो जाएगी। तो शैलजा और कुछ दूसरे लोग जो बचे-खुचे हैं, उनको बस उतना भर दे दिया गया, जितने उनके समर्थक टिकट माँग रहे होंगे। उनके किसी समर्थक को निराश नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि उनकी तरफ से कोई चूँ-चपाट हो भी नहीं रही है। इसका मतलब उनके अपने नज़दीकियों को तो मिल गया है। और अब रणदीप सुरजेवाला के बेटे को भी शायद टिकट मिल गया है। तो वो भी संतुष्ट आत्मा हैं अब, उनको भी कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। तो इसलिए जो है, मुझे लगता है कि ये भूपेंद्र हुड्डा को ही आगे रख कर के चलेंगे और भूपेंद्र हुड्डा इतने तो राजनीति के चतुर सुजान अब हो गए हैं, लगातार अपने बेटे दीपेंद्र को
वो राहुल गांधी के साथ लगाए ही रहते हैं, ताकि कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो, चर्चा हो, कुछ ऐसा खिलाफ जा रहा हो तो उसको डैमेज होने से पहले ठीक कर लिया जाए। जी। चलते-चलते थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में भी बात कर लें, वहाँ क्या चल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र का तो अभी सीटों को लेकर के ही, दावेदारियों को लेकर के ही आपस में सींग भिड़े हुए हैं। मुंबई की ही जितनी विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर के ही पिछले 2-3 दिन से चर्चाएँ चल रही हैं। शिवसेना ने कितनी सीटों पर दावा ठोका है, शरद पवार कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस क्या कह रही है। तो अभी एक्चुअल में ज़ोर आज़माइश है और दावेदारियाँ हैं। एक-दूसरे को प्रेशर में लेने की टैक्टिस जो राजनीति में होती है, वो अभी दौर चल रहा है। पर जो सूचनाएँ महाराष्ट्र से हैं, मेरी बात होती रहती है वहाँ पर। लोगों का मानना ये है कि जब से शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को झटका दिया है ये कह कर के कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के हम चुनाव में नहीं जाएँगे, जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। तब से चीज़ें थोड़ा-सा वहाँ पर तनावपूर्ण हुई हैं, हुँ। तीनों तीनों दलों के बीच में। क्योंकि शरद पवार अपनी बेटी के लिए ज़ोर ज़ोर आज़माइश करेंगे इस बार, क्योंकि अजित पवार तो अब उनके साथ हैं नहीं। लेकिन लेकिन एक और फैक्टर है संजय जी, फैक्टर ये है कि अजित पवार डामाडोल हैं भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, हाँ। तो वो अपनी वापसी की संभावनाएँ तलाश कर रहे हैं। 1 महीने के भीतर दूसरी बार उन्होंने बारामती में अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने को लेकर के प्रायश्चित किया है और ये हुँ। कहा है कि साहब राजनीति घर में नहीं घुसनी चाहिए। मतलब अब अचानक से उनकी अंतरात्मा उनको अगर झकझोर रही है, तो इसकी वजह यही हो सकती है कि इस गठबंधन में यानी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की शिवसेना के गठबंधन में ऐसा लगता है कि उनसे ये कहा जा रहा है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो हुँ। उसमें अजित पवार अब अपनी वापसी की संभावनाएँ तलाश कर रहे हैं, लेकिन चाचा कितना बहाव देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि चाचा भी बहुत कुछ पॉकेट्स तो हैं जहाँ अजित पवार का प्रभाव है या उनके जो साथ गए हैं उनका प्रभाव है। तो शरद पवार भी ये चाहेंगे कि घर वापसी तो हो जाए, पर अजित पवार अपनी बहन को ही अपना नेता मान ले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट चुनाव से पहले ये हो सकता है कि अजित पवार की शरद पवार के पास वापसी हो जाए। जी, और एक और और ये भारतीय जनता पार्टी और शिंदे कैंप को भी सूट करेगा। भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पर लड़ना चाह रही है, उतनी सीटों पर लड़ पाएगी। शिंदे गुट भी जितनी सीटों की चाहना रखता है, उतनी सीटों पर फिर चुनाव लड़ पाएगा। ये जो फ़ॉर्मूला जो शरद पवार जो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा सीटें जीतेगा उसका सीएम बनेगा, ये बड़ा खतरनाक मामला होता है। आपको याद कीजिए कि 1999 में जब शिवसेना और भाजपा की मिली-जुली सरकार थी और वो चुनाव में गई थी, तो बाला साहब ठाकरे ने इसी तरह का फ़ॉर्मूला दे दिया था और उसका परिणाम ये हुआ था कि दोनों एक-दूसरे को कम से कम सीटों पर सीमित करने में लग गए थे और फिर वो कोई मेरे ख़्याल से 5-7 सीटों से पीछे रह गए थे बहुमत से। जी। जी हाँ, ये खतरा है वहाँ पर, वहाँ की पॉलिटिक्स पर और जिस तरह के वहाँ के समीकरण रहते हैं, तो उसमें वो खतरा है, इस बार भी है, इस बार भी है और देखना दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव में तो ख़ैर अपर हैंड क्या लगभग डबल सीटें जो हैं वो एनडीए ने जीती थी, इंडी गठबंधन ने जीती थी। 30-31 सीटें वो जीत गए थे और ये 17 सीटों पर सिमट गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव की स्थितियाँ संजय जी दूसरी हैं। महाराष्ट्र के बारे में कोई भी अब दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे, वो रिपीट कर पाएगी एमवीए।
वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता और शिंदे गुट को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक फैक्ट जो महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, यहाँ जो दिल्ली में बैठ कर के महाराष्ट्र की राजनीति पे थोड़ी बहुत नज़र रखते हैं, वो भी जानते हैं कि शिवसेना का जो अपना एक शेयर रहा है, वोट शेयर रहा है, उसका करीब-करीब 13% लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट के साथ आ गया था और 4 साढ़े 4% के आसपास ही उद्धव ठाकरे के पास बचा था। उनकी जो 9 सीटें आई हैं, वो आई हैं मुस्लिम फैक्टर की वजह से। जो मुस्लिम बिल्कुल। मतदाता उनकी तरफ चला गया, उसकी वजह से वो सीटें आई हैं। तो विधानसभा चुनाव में वो चीज़ें नहीं चलेंगी साहब। अगर शिंदे गुट को 13% साढ़े 13% वोट मिले लोकसभा चुनाव में, तो ये बहुत बड़ा अंतर करने वाला है विधानसभा चुनाव में। जी। तो आइए अब चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ओंकार जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय बहुत हिंद, जय धन्यवाद। भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।